हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौली स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरआई है, टीकाकरण है, नियमित टीकाकरण है, उसमें जो सीएचओ को इन्वॉल्व किया जा रहा है। माह के पहले बुधवार को जो टीकाकरण का कार्य है वो सीएचओ से कराए जाने के विरोध में सीएचओ ने, जो बिजनौर के सीएचओ है, उन्होंने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है और जिसका घोर विरोध किया जा रहा है। और विरोध करने का पर्पज ये है क्योंकि जो टीकाकरण है वो एएनएम का कार्य होता है और जो ज्वाइनिंग के समय पे गाइडलाइन थी सीएचओ की, उसमें कहीं पर भी सीएचओ को टीकाकरण करना है इसका जिक्र नहीं किया गया था। कहीं भी गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि सीएचओ टीकाकरण करेगा, क्योंकि सीएचओ के अलग से 20-22 वर्क होते हैं जो डेली उसको करने होते हैं, जैसे जनरल ओपीडी होता है, टेली कंसल्टेशन होता है, एनसीडी स्क्रीनिंग होता है, बीपी की जांच, शुगर की जांच और तमाम ऐसे कार्य हैं जो कि सीएचओ को करने होते हैं। उसके बावजूद भी ये अलग से एक लेटर जारी किया गया था एनएचएम के द्वारा, जिसमें पहले बुधवार को जो एएनएम टीकाकरण करने आएगी अदर सेंटर की, उसको सहयोग प्रदान करने की बात कही गई थी। जबकि जो ब्लॉक के एमओआईसी हैं वो सीएचओ पर दबाव बना रहे हैं कि आपको ही टीकाकरण करना है, यानी कि जो पूरा टीकाकरण है वो सीएचओ के द्वारा ही किया जाएगा, जिसका सीएचओ ने विरोध किया है और उसी को लेकर के एक ज्ञापन सीएमओ महोदय बिजनौर को सौंपा है। उससे पहले आपको लेटर भी दिखा देता हूं क्या एनएचएम का वो लेटर था जिसमें सीएचओ का क्या कार्य है जिसका जिक्र किया गया था। की अगर बात करें तो ये 15/5/2023 को लेटर जारी किया गया था प्रमुख सचिव के द्वारा, जिसमें जो सीएचओ को निर्देश दिए गए थे वो आपको मैं बता देता हूं क्या जिक्र किया गया था लेटर में। जो ऑफिशियल लेटर है उसमें क्या कहा गया था, तो यहां पर जो सीएचओ को केवल जो समीक्षा है कार्यों की वो करनी थी, जिसमें पहला दिया गया था कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो नियमित टीकाकरण होता है, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उपकेंद्र या फिर हेल्थ वेलनेस सेंटर पर आयोजित होने वाले टीकाकरण के जो सत्र होते हैं उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। यहाँ पर सहयोग प्रदान करने की बात कही गई है, ना कि टीकाकरण खुद करना है सीएचओ को। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि सारा टीकाकरण ये जो सीएचओ होता है वो खुद ही करेगा। यहाँ पर सीएचओ को योगदान करना है, सहयोग करना है, जो कि वो पहले से ही करते आ रहे हैं। और योगदान से मतलब ये है कि जो टीकाकरण की गतिविधि होती है उसमें आपको सुपरविजन करना है और देखना है कि कोई बच्चा छूट ना जाए। तो उसमें अगर कोई ऐसा विरोध आपके सामने आता है तो उसको समझा बुझा करके टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है और उसको एजुकेट करना है कि उसमें जो भी किसी तरह की उसके मन में डाउट है तो वो डाउट क्लियर करके उसको समझा करके कि वो अपने बच्चे का टीकाकरण करा ले। तो ये सीएचओ के द्वारा सहयोग करना है। दूसरा आता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत कार्यरत समस्त आशाओं के क्षेत्र की जो भी लक्षित गर्भवती है, टारगेट प्रेग्नेंट वुमन है, उनके सापेक्ष जो कि पंजीकृत गर्भवती महिला है, रजिस्टर्ड महिला है, उनकी सूची की नियमित समीक्षा करनी है और ई कवच पर वो सारी की सारी एंट्री हो जानी चाहिए जितनी भी गर्भवती महिला है, जो कि आशा के माध्यम से सुनिश्चित कराना है, ना कि खुद करना है। यहां पर जो भी गर्भवती महिलाओं की एंट्री है वो आशा के माध्यम से की जाएगी। उसके बाद तीसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत पंजीकृत समस्त गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, यानी कि जो एएनसी चेकअप होता है, तो वो कम से कम 4 जांच हो जानी चाहिए जो स्वास्थ्य कार्यकर्ती एवं आशा के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएंगी। तो इसकी समीक्षा भी सीएचओ के द्वारा की जाएगी। उसके बाद है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक गुरुवार को RMNCH+A क्लिनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती के सहयोग से आयोजित किया जाएगा और जिसमें करना क्या है, गर्भवती महिलाओं की समस्त जांचें जैसे वजन, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की जांच, शिशु देखभाल एवं परिवार नियोजन आदि की सलाह दी जाएगी। ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनके वजन में आपेक्षिक वृद्धि नहीं हुई है उनको उचित परामर्श देते हुए आशा एवं आंगनवाड़ी के द्वारा होम विजिट करते हुए निरंतर फॉलोअप सुनिश्चित कराना है। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ती द्वारा चिन्हित प्रत्येक एचआरपी महिला की फॉलोअप विजिट प्रत्येक माह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पीएससी सीएससी पर सुनिश्चित कराना है। यानी कि जो एचआरपी महिलाएं होती हैं उनको प्रत्येक माह में जो
CHC PHC पर लेकर के जो आशा जाएगी उनको और उनकी विजिट कराएगी, या फिर CHO के द्वारा ई संजीवनी के माध्यम से, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उनको परामर्श कराया जा सकता है। उसके बाद है ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिन्हें प्रसव पूर्व केंद्र के रूप में विकसित किया जा चुका है, यानी कि जिन सेंटरों पर डिलीवरी संभव है वहां पर ANM के सहयोग से जो डिलीवरी सेवाएं हैं वो सुनिश्चित करानी है CHO के द्वारा। उसके बाद है गृह आधारित नवजात देखभाल विजिट होती है। उसके अंतर्गत ANM अपने क्षेत्र में 2 किलो या फिर उससे जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनको उच्च जोखिम वाले नवजात शिशु के जन्म के स्वास्थ्य इकाई से डिस्चार्ज या फिर 24 घंटे के अंदर कम से कम एक बार फिजिकल होम विजिट करनी है, आशा एवं ANM के माध्यम से सुनिश्चित करानी है। तो यहाँ पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि CHO खुद जाकर के होम विजिट करेगा। यहाँ पर आशा एवं ANM के माध्यम से सुनिश्चित कराना है। CHO आशा कार्यकर्ती के गुणवत्तापरक गृह निर्माण एवं उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का रेफरल SNCU में सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। यानी जो SNCU में जाने वाले बच्चे हैं, जो 2 किलो से कम के बच्चे हैं या फिर उससे कम के 2 किलो या 2 किलो से कम के, उनको SNCU में रेफर करने में CHO सहयोग प्रदान करेंगे। उसके बाद है CHO नवीन गृह आधारित यंग चाइल्ड देखभाल कार्यक्रम HBYC के अंतर्गत आशा द्वारा चिन्हित ऐसे बच्चे जिनमें विकास देरी में चिन्हित किया गया है या फिर जिनका जो विकास है वो समय से नहीं हुआ है, एवं RBS के टीम द्वारा जांच किए गए ऐसे बच्चे जिन्हें स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है, उन्हें DEIC संदर्भन या फिर ई संजीवनी के माध्यम से जो हायर सेंटर है या फिर संबंधित स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन एवं रेफरल सुनिश्चित कराया जाएगा। उसके बाद आता है CHO द्वारा प्रथम बुधवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आंगनबाड़ी आशा द्वारा मोबिलाइज किए गए सैम सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, जो सैम बच्चे होते हैं, ग्रसित बच्चों का वजन एवं लंबाई लेते हुए सैम बच्चों का पुनः सत्यापन करना है। यानी कि जो सैम बच्चे लेकर के आएगी आशा या आंगनबाड़ी, उनको आपको खुद से वजन और हाइट उनकी नाप के खुद से वेरीफाई करना है और प्रोटोकॉल के अनुसार उनका मेडिकल मैनेजमेंट भी सुनिश्चित कराना है। और उसके साथ साथ अगर रेफरल की आवश्यकता होती है तो फिर SNCU या फिर NRC में उनको रेफर भी करना है। उसके साथ साथ ई कवच पर उनकी एंट्री भी हो जानी चाहिए, ये भी CHO को सुनिश्चित करना है। उसके बाद आता है किशोरी एवं किशोर स्वास्थ्य के अंतर्गत CHO द्वारा उनके पोषण लेवल का आकलन करना है, जिनमें उन्हें हीमोग्लोबिन की जांच करनी है, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देनी है, परामर्श देना है और आवश्यकता होने पर फॉलोअप कर सुनिश्चित करना है। उसके बाद है डायरिया या न्यूमोनिया से ग्रसित बच्चों का प्रोटोकॉल के अनुसार मैनेजमेंट करना है। जो गंभीर लक्षण वाले बच्चे हैं उनको हायर सेंटर रेफर करना है। उसके बाद आता है CHO द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आने वाले जो एलिजिबल कपल है उनको फैमिली प्लानिंग संबंधी काउंसलिंग उनको देनी है। बास्केट ऑफ चॉइस के अनुसार उनको प्रेरित करना है कि वो जो फैमिली प्लानिंग वाली सुविधाएं हैं वो अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं और उनको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से उनका परामर्श भी कराया जा सकता है, ये भी सुनिश्चित CHO के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद आता है माह में कम से कम एक सामुदायिक बैठक ग्राम स्वच्छता एवं पोषण समिति गोद भराई दिवस किशोर किशोरी दिवस के प्रभावी आयोजन में प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का सहयोग एवं क्षमता वर्धन कर जन स्वास्थ्य के विभिन्न विषयों जैसे संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, किशोरी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन इत्यादि के संदर्भ में सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उपरोक्त RMNCH+ गतिविधि के कार्यान्वयन हेतु आशा संघनी ANM एवं CHO पहले से प्रशिक्षित है। CHO द्वारा इन सभी कार्यों में आशा का कौशल एवं क्षमता वर्धन, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, मासिक बैठक एवं क्लस्टर मीटिंग के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है, जिसका सक्षम अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। तो ये सारी गतिविधियां हैं जिनका CHO को सुपरविजन करना है, समीक्षा करनी है और इन कार्यों को कराना है, ना कि खुद करना है। तो यहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि CHO ही टीकाकरण करेगा
यहां पर साफ साफ लिखा है कि जो भी नियमित टीकाकरण के अंतर्गत उपकेंद्र या फिर हेल्थलाइन वेलनेस सेंटर पर आयोजित टीकाकरण सत्रों में सक्रिय सहयोग प्रदान करना है। और जो एक जूम मीटिंग हुई थी उसकी क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। पर कर लें। यहां पर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जहां पर सीएचओस तैनात हैं और यदि वहां पर एएनएम का पद रिक्त है तो रिक्त एएनएम के वाले जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं वहां के सीएचओस को वहां की टीकाकरण की गतिविधि जो उपकेंद्र पर हो रही है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हो रही है, उसमें उन्हें सहयोग प्रदान करना है। फील्ड में टीकाकरण के लिए हम लोगों ने कभी सीएचओस को नहीं भेजा है, उनके लिए हम कोई इस तरह के निर्देश नहीं दे रहे हैं कि वो फील्ड में जाएंगे। लेकिन प्रथम बुधवार को ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जहां पर सीएचओस तैनात है लेकिन एएनएम नहीं है, तो मुख्य केंद्र के जो सेशंस होंगे उनमें उनको सक्रिय योगदान देना पड़ेगा। आउटरीच के सेशंस के लिए किसी एक या एक से अधिक एएनएम का उपयोग किया जाएगा। धीराज जी कंटिन्यू करें। तो इसमें जब आप लोग वीडियो प्रोसेसर पे जाके सभी एएनएम देख लेंगे, बिजनौर के साथ साथ बागपत, बुलंदशहर और आगे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, सभी जगह विरोध यहां पर सीएचओ के द्वारा जाहिर किया जा रहा है। टीकाकरण के विरोध में सीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन सौंप दिया गया है और जिसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी कुछ मिलने लगा है, जिसमें आश्वासन दिया गया है सीएमओ को द्वारा कि जो भी शासन से लेटर होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ब्लॉक लेवल के एमआईसी द्वारा किसी कार्य का दबाव बनाया जाता है तो ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट से लेटर जारी नहीं किया गया है टीकाकरण के लिए, तो वो सीएचओ के द्वारा ना किया जाए। और अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है मामला तो वो डायरेक्ट हमसे आकर के बात कर सकते हैं, यानी सीएमओ साहब से जाकर के मिल सकते हैं। तो ऐसा आश्वासन सीएमओ बिजनौर के द्वारा दिया गया है कि कोई भी गतिविधि अगर जबरन कराई जा रही है जो कि आपके गाइडलाइन में नहीं है तो उसके लिए आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हमसे कराया जा रहा है जो कि गाइडलाइन में नहीं है। बाकी आने वाला समय बताएगा कि कितना ये ज्ञापन जो दिया है उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो सीएमओ साहब के द्वारा दिया गया है, शासन के द्वारा कितना सीएचओ के पक्ष में रहता है, तो ये आने वाला समय बताएगा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से ज्ञापन दिया जाएगा, सीएमओ साहब को भी दिया जाएगा और जो एनएचएम एमडी है उनको भी उचित माध्यम से जो लेटर है विरोध का वो दिया जाएगा। अगर किसी वजह से हमारी जो टीकाकरण की कार्य के विरोध में जो मांगे हैं हमारी वो अगर नहीं मानी जाती हैं तो फिर से विरोध किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो हमारे सीएचओ साथी हैं वो देख रहे होंगे, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारी जो बात है वो पहुंच सके। और जो ऐसे सीएचओ हैं जिनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है टीकाकरण के लिए, जिनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, वो टीकाकरण ना करें, उसका विरोध करें, क्योंकि जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही होता रहेगा। जबकि सीएचओ ने कोविड में भी इतना सहयोग करने के बाद भी कोई खास उनको प्रोत्साहन नहीं मिला है किसी भी बात के लिए। और जो पीबीआई मिलता है तो वो कोविड के टाइम पे 100% मिलना था, वो भी ब्लॉक एमआईसी के द्वारा किस तरह से आपको दिया गया है ये आपको पता है। तो विरोध करना सीखें और यूनिटी में रहें, क्योंकि यूनिटी में रहोगे तो कोई भी बात जो कि गलत है उसको सही कराना आसान काम है। अगर यूनिटी में नहीं रहोगे तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि किसी एक को टारगेट करना बहुत आसान होता है लेकिन सबको टारगेट नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप यूनिटी में कोई बात अपनी रखेंगे तो वो बात आपकी मान्य होगी और संभावना ज्यादा से ज्यादा रहेगी कि वो आपकी बात मान ली जाएगी। और अगर एक या दो बंदा किसी बात का विरोध करता है तो उसको डराया धमकाया भी जाता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही भी उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल यूनिटी में रहे और जो गलत काम है उनका विरोध भी करते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहे। लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद।